हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के दैनिक करंट अफेयर्स में। आज 19 जून को बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल्स की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको सृजन 2024 के मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, सी सेट जीएस पेपर आपको लग रहा है कि आप संतुष्ट है अपने प्रयास से और आप मुख्य परीक्षा की तरफ उन्मुख है, उसकी तैयारी उत्तर लेखन वगैरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस ऑफलाइन सृजन 2024 मुख्य परीक्षा के गाइडेंस प्रोग्राम के साथ में जरूर लिखिए। यहाँ पे गत वर्ष 57 से ज़्यादा विद्यार्थियों का फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन देखने को मिला था सृजन से। अब आप जानना चाहेंगे सर ये फ्री है या पेड? वर्तमान में यह जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाला है उसको इसका फीस रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसका एक बहुत ही नॉमिनल फीस है आंसर राइटिंग का, जो आप करंट मार्केट में जाकर के टेस्ट सीरीज लिखेंगे शायद उससे भी आधे से कम फीस में जो है यह कोर्स आप कंप्लीट कर पाएंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई है तो वह फीस भी आपकी माफ कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी हैंड टू हैंड, प्रोवाइडेड आप अपने क्रेडेंशियल्स क्लियरली यहाँ पे जो है सत्यापित कर पाए। आगे बढ़ते हैं और 22 जून के यूपीएससी के बिगेस्ट फेस्टिवल की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम पटना में मिल रहे हैं, एक मेन इवेंट होने वाला है आपका बापू सभागार ऑडिटोरियम में, गांधी मैदान पटना में, और इसको हम लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं ओनली आईएएस हिंदी ओनली आईएएस यूपीएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपको पटना के इस सेंटर के ऊपर आकर के यह इवेंट अटेंड करना है, जो डेफिनेटली करना चाहिए, तो इसका मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई विल बी वेलकमिंग यू देयर। सुमित सर एंड ऑनरेबल अलग सर एंड मैनी अदर prestigious like the one of the best in the arena, the faculties pan India, pan Bihar, they will be available over there. So you make sure कि आप अपनी उपस्थिति वहाँ पे सुनिश्चित करें। प्रतिज्ञा दिवस यहाँ पे 22 जून को दोपहर को 3 बजे बापू सभागार में उपस्थिति अपनी सुनिश्चित करें मित्रों। यहाँ पे आज इन 4 आर्टिकल की बात करने वाले हैं। इन 4 आर्टिकल में से एक आर्टिकल रेलवे दुर्घटना से रिलेटेड है, फिर परमाणु हथियार, नेशनल विमेन कमीशन की बात करेंगे और रशिया कोरिया संबंधों की बात करने वाले। टू द पॉइंट बात रहने वाली है। क्लास की पीपीटी या पीडीएफ नोट जो है आप इस टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों, जगदीश जांगड़ सर PW, राइट। इस बार कोड को आप QR कोड को स्कैन करके भी डायरेक्टली भी ज्वाइन कर पाएंगे इस चैनल को। अब रेलवे से रिलेटेड कल हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेने की कोशिश की थी कि सर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के निकट जो है कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी रेलवे दुर्घटना होती है, कई लोग हताहत होते, उसके पीछे जो है ह्यूमन एरर्स बताए गए थे। फिर हमने कवच का भी बताया था कि सर इस एरिया में जो है वो कवच सिस्टम, जहाँ पे आपके पास में सैटेलाइट का प्रयोग करते हुए, टेलीकम्युनिकेशन रेडियो का प्रयोग करते हुए कहीं न कहीं जो है सेम पटरी पे 2 ट्रेन को नहीं चलने दिया जाएगा और उसको रोका जा सकता है, डिस्टेंस सेफ मेंटेन किया जा सकता है। वो सिस्टम अभी तक नहीं लगा था, कई कमजोरियां हमें यहाँ पे सिस्टम की पता लगी थी। तो रेलवे दुर्घटना में कल जितनी जानकारी हमने ली है, अब हम आगे बढ़ते। कल हमने कहा था 7 लोग यहाँ हताहत हुए, अब पता चल रहा है कि यहाँ पे इसके कारण जो है 10 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी हैं दोस्तों। ये बहुत ही आपके पास में चिंतनीय है, निंदनीय है अपने आप में। जितना इस चीज को सुधारा जाए उतना ही कम है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कंचनजंगा एक्सप्रेस के अंदर एक मालगाड़ी जो है वो पीछे से टक्कर मार देती है, 10 लोगों की मृत्यु होती है यहाँ पे दोस्तों, और इसमें से एक 6 वर्षीय छोटी बच्ची भी है आपके पास में। सो यू कैन इमेजिन कितना पेनफुल होगा वो परिवार के लिए। सो कमिश्नर ऑफ द रेलवे सिक्योरिटी जो है उन्होंने ये बताया आपके पास में कि हम इसकी जांच शुरू करने वाले हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मानवीय भूल या फिर ह्यूमन एरर्स को पीछे जो है रीजन बताया जा रहा है कि सर यहाँ पे सिग्नलिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, स्वचालित यहाँ पे जो है सिग्नलिंग प्रणाली वो काम नहीं कर रही थी, तो ह्यूमन सिग्नलिंग जो पहले से ही यूज किया जाता था, बहुत पुराना सिस्टम, वह यूज किया जा रहा था और उसमें कुछ लैप्सेस के कारण यहाँ पे ये एक्सीडेंट देखने को मिला है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है कवच होना चाहिए, कवच सिस्टम जिसकी जानकारी हमने कल ली थी ऑपरेशन रफ्तार के अंतर्गत। तो रेलवे नेटवर्क के लिए कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली अभी तक यहाँ पे इस एरिया में स्थापित नहीं हुई है, और क्योंकि यह एरिया में स्थापित नहीं है अतएव यहाँ पे यह एक्सीडेंट, यह दुर्घटना वापस देखने को मिली है। अब मित्रों यह तो हुई जानकारी जितना जनमानस को पता है। इसके अवेयरनेस रखते हुए अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे परिणामी रेल दुर्घटनाएं जितनी भी हुई आपके पास में पिछले 2 दशक में, उसमें काफी कमी देखने को मिली कि वर्ष 2000 के आसपास में लगभग 400 से 500 के बीच में दुर्घटनाएं होती थी वार्षिक तौर पे, जो गत वर्ष तक दोस्तों जो है 48 हो चुकी है आपके पास में। तो लगभग 90% जो है हमने रेलवे घटनाओं को दूर कर दिया है आपके पास में। और ज्यादातर जो है यहाँ पे समस्याएं जो देखने को मिली थी आपके पास में
वो मानव जीवन की हानि तो होती है, रेलवे संपत्ति का भी तो नुकसान होता है काफ़ी, रेलवे यातायात भी तो यहाँ पे सोचिए किसी भी पार्ट, या फिर अब जैसे यहाँ पे दार्जिलिंग रेलवे की ही बात करें हम लोग, तो इस एरिया की सारी जो ट्रेन्स हैं वो सारी डिले हो जाएगी। कोई इंपॉर्टेंट काम सरकारी हो या आपका हो, व्यक्तिगत हो, सबका हो, सब प्रभावित हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट इसका मुख्य कारण क्या है, या तो ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई, या आपके पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पे कहीं न कहीं पटरी के उतरने के बाद रेल दुर्घटनाओं का दूसरा प्रमुख कारण जो होता है आपके पास में, यह हो सकता है। तीसरा है आपके पास में कई बार ट्रेन में आग लग जाती है, जैसे जो ट्रेन जो बिजली से संचालित होती है उसके ऊपर जो है आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर वायरिंग होती है। कई बार शॉर्ट सर्किट के कारण, यहाँ पे सिग्नलिंग एरर्स के कारण, या फिर लोकल जो पायलट्स होते हैं आपके पास में स्थानीय पायलट, उनके द्वारा कुछ गलतियों के कारण आग लग सकती है ट्रेन में। तो ये 3 प्रमुख कारण जो है रेलवे दुर्घटनाओं के बताए जाते हैं। सर अब इनसे इजाहत कैसे पाया जाए, इनसे किस तरीके से जो है हम सुरक्षा के कदम उठा सकते हैं। तो कल हमने जाना था कि कोई भी ट्रेन है आपके पास में, वहाँ पे एक ऑटोमेटेड जो है ट्रेन सुरक्षा प्रणाली हम लेके आएंगे। यहाँ पे ट्रेन के ब्रेक लग जाएंगे, आप 2 ट्रेनों में एक ऐसा सिस्टम लगाएंगे जो सैटेलाइट के रेडियो के माध्यम से एक दूसरे के बीच में एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखेगा। जैसे यह एक निश्चित नज़दीक आपके पास में जो है आसपास में पहुंचेंगे, अपना आप दूसरी ट्रेन के ब्रेक लग जाएंगे कि भाई आगे 5, 10, 20 किलोमीटर पे एक ट्रेन है इसी ट्रैक पे। तो कवच सिस्टम जो है आपके पास में, यह जैसे ही 2 ट्रेन एक ही पटरी पे नजदीक में आएगी, सारे सिग्नल्स को क्या कर देती है, लाल कर देती है, और यहाँ पे ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो चालू हो जाता है। इसी के अलावा राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष भी है आपके पास में। कि सर रेलवे की कई सुरक्षा जो संपत्तियां हैं वो खराब हो जाती हैं, है ना, रेलवे ट्रैक खराब हो गए, आपके पास में प्लेटफॉर्म खराब हो गए, डब्बे खराब हो गए, इंजन खराब हो गए, तो सर उनको वापस रिप्लेस करना, उनको रिन्यू करना, उनको उन्नयन करना, उन सारी चीज़ों के लिए रेलवे राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा कोष जो है निधि है, फंड है, यहाँ से ये पैसा आता है दोस्तों। तीसरा है आपके पास में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम। अब दोस्तों ये या इलेक्ट्रॉनिक जो है इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या करता है, ये कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है। अब इसके माध्यम से क्या होगा आपके पास में कि एक से भी ज़्यादा ट्रेनों को एक ही ट्रैक पे दौड़ाना है। जैसे इस सेम ट्रैक के ऊपर अगर 2 ट्रेन दौड़ रही हैं आपके पास में, तो ये कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि इस ट्रेन के ट्रैक ए के ऊपर मालगाड़ी नंबर 1 और ट्रेन नंबर 4 जो है वो सेम ट्रैक पे दौड़ पाएगी, है ना। कैसे, यहाँ पे आपने याद करो यूपीएससी की परीक्षा होती है तो एक और यहाँ पे पोस्ट होती है रेलवे के अंतर्गत, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, है ना, आईआरटीएस कहा जाता है महोदय को। तो वो आईआरटीएस महोदय जो होते हैं वो सारी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को तो इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो जो आपके पास में रेलवे के जोन पे, मंडल लेवल पे ये काम करते हैं, बहुत ही सीनियर अधिकारी होते हैं। ये इनका सुनिश्चित ही करना है, पूरा सिस्टम जो है रेलवे ट्रैफिक जो है वह सुनिश्चित चल सके। यहाँ पे एक ही पटरी के ऊपर 2 ट्रेन ना चले, इंटरलॉकिंग सिस्टम की यहाँ पे बातचीत की जाती है। यहाँ पे अंकुश लगाने में ये सर कमियां क्यों रहती हैं, क्यों हम बेसिकली ये काम नहीं कर सकते। सर यहाँ पे रेलवे ट्रैक पर कई बार होती है भीड़ भाड़, और यहाँ पे यात्री और मालगाड़ियों के लिए एक ही ट्रैक को कई बार यूज करना पड़ता है आपके पास में, कि जिस ट्रैक पे मालगाड़ी जा रही है उसी ट्रैक पे हमको कहीं न कहीं यात्रियों की जो ट्रेन होती है उसको भी भेजना, क्योंकि सर जनसंख्या इतनी है। मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ ना, आपके पास में जनसंख्या वृद्धि की कई चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। उनमें से मुख्य चुनौती के रूप में संसाधनों की अनुपयुक्तता या दक्षता में कमी होना एक माना जा सकता है। उसके उपरांत दोस्तों टेक्निकल गड़बड़ियां हैं, सिस्टम में कई विफलताएं भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे सिग्नलिंग है, बारिश हो रही है, अब रेलवे पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, पूरा सिग्नलिंग सिस्टम जो है आपके इलेक्ट्रिक है, बारिश के कारण खराब हो सकता है। अब सोचो आगे से गार्ड ने रेड सिग्नल दे दिया, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम में रेड सिग्नल है, पर वो सिग्नल ही खराब हो गया, तो जो ट्रेन फास्ट गति से जा रही है उसको पता ही नहीं कि रेड सिग्नल है, वो तो समझे कि रेड सिग्नल नहीं, इसका मतलब चलते रहो। तो कि रेलवे के अंदर सिग्नलिंग सिस्टम ही काम करता है आपके पास में। तीसरा क्या है आपके पास में, पर्याप्त धन की कमी। और जब आपके पास में लिफ हॉफमैन बुश जैसे बड़े बड़े कोच आ चुके हैं, तो नए नए कोच में हम नहीं स्विच कर पाते, पुराने ही कोच, और पुराने कोच पुरानी तकनीक को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाना या फिर उसमें डैमेज को रोक पाना बहुत ही कम संभव है। अतएव यहाँ पे कई चुनौतियां देखने को मिलती हैं। अब रेलवे सुरक्षा पर कई समितियां भी बनी, जैसे है यहाँ पे जस्टिस खन्ना समिति। तो जस्टिस खन्ना, न्यायमूर्ति खन्ना समिति या रेलवे सुरक्षा समिति 1998 की जो थी आपके पास में, तो रेलवे का जो सुरक्षा विभाग है उनका निर्माण का एक नेतृत्व किया, जिसमें सभी विषयों पर अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे शामिल हुए थे। तो जस्टिस खन्ना कमेटी किस पे तो पूछा जाएगा तो बताओगे कि रेल सुरक्षा समिति, जो आपके पास में रेलवे सिक्योरिटी रिव्यू आपके पास में कमेटी थी 1998 1998 में बनी थी। फिर अनिल
काकोडकर जो हैं उनके अध्यक्षता में एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कमिटी बनी थी वर्ष 2012 में यूपीए सरकार के टाइम में। या इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की डिजाइन कोचों की जगह अधिक सुरक्षा वाले LHB लिंक हॉफमैन बुश डिजाइन कोचों को अपनाने की सिफारिश की थी। और इसी के उपरांत ही जो है आपके पास में पहले ICF कोच बनते थे आपके पास में, ठीक है ना, इंटीग्रल कोच जो फैक्ट्री में बनते थे भारत के अंतर्गत, उनको अपग्रेड किया गया और बेहतर और सुरक्षित और कहीं न कहीं ज़्यादा आपके पास में जो है क्षमता वाले, ज़्यादा दक्षता वाले जो हैं कोचेज ये होते हैं। तो आपको मैं आज होमवर्क दूं, व्हाट इज LHB लिंक हॉफमैन बुश कोच, इसकी बेसिक चीज़ें आप जानकारी ले सकते हैं, कम से कम इस पे 4-5 पॉइंटर बेसिक याद रखिएगा। यूपीएससी बहुत ही शानदार तरीके से आजकल वो चीज़ें पूछता है जो सिर्फ आपकी आंखों के सामने है पर आप भूल सकते हैं। आपको भूलना नहीं है दोस्तों। जैसे आपकी आंखों के सामने क्या है, अभी परसों क्या है, 21 जून, दुनिया का सबसे लंबा दिन है ना, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में दुनिया सबसे लंबा दिन ऑब्जर्व करने वाली है। उसके नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, आपके इस लंबे इंतजार के ऊपर एक कहीं न कहीं अल्प विराम लगने वाला है। क्या होगा दोस्तों, 22 जून को 3 बजे हम सब लोग मिल रहे हैं बिहार पटना में बापू सभागार के अंतर्गत। यहाँ पे ऑडिटोरियम में मुलाकात होने वाली है आपकी, और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं यूपीएससी का सबसे बड़ा एक उत्सव जो है आप लोगों के लिए, आपका प्रतिज्ञा दिवस। यहाँ पे अलग सर हैं, सुमित सर हैं, और बाकी सारी एस्टीम्ड यूपीएससी फैकल्टी से मिलने का मौका भी मिलेगा, और आपके इस जज्बे को, आपके इस तैयारी को, आपके इस अभ्यर्थी जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान होने वाली है। सो डोंट मिस आउट एंड जॉइन अस ऑन द 22nd। मूविंग अहेड हम बात करते हैं परमाणु हथियारों के बारे में दोस्तों। देखिए, भारत और पाकिस्तान जो है आपके पास में परमाणु हथियार से संपन्न दोनों ही देश है, दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं आपके पास में। अब यहाँ पे एक प्रश्न कई बार बन जाता है कि सर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड ज़्यादा है तो भारत के कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी बना लेंगे। भारत ने भी कहा कि सर अगर पाकिस्तान के पास है ना, तो हम भी इसको बढ़ाने वाले। तो पाकिस्तान के पास कितने हैं, 170 है। तो भारत ने कहा हमारे पास इस वर्ष बढ़ा करके हमने नए परमाणु हथियारों का जखीरा नया जो है अपना खुद का इजाद किया, और 172 के करीब जो है हमारे पास में आज की तारीख में न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे परमाणु संपन्न देश भी हैं आपके पास में, और कितने हैं आपके पास में, 6ठे स्थान पर हम भी रैंकिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा रशिया के पास, फिर USA, फिर चीन, फ्रांस, UK, और 6th लेवल पे अभी इंडिया है। पहले क्या था, इंडिया पाकिस्तान से भी नीचे था, अब भारत जो है वो पाकिस्तान से ऊपर आ चुका है, 6th स्थान पे आ चुका है आपके पास में। यह चीज़ याद रख सकते हैं आपके पास में। अब यहाँ पे जो सारे के सारे देश है आपके पास में, इन्होंने 2023 में अपने परमाणु हथियारों का जो है आधुनिकीकरण जारी रखा हुआ है, मतलब ये मॉडर्नाइज कर रहे हैं। मॉडर्नाइज कैसे कि सर आज से सोचिए 20 साल पहले जो मिसाइल सिस्टम था, जो बैलिस्टिक सिस्टम था, जो क्रूज सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था आपके पास में, है ना, सोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम नहीं था, आज है। आज न्यूक्लियर ट्रायड की बात की जा रही है, सर हम जमीन से हैं, हवा से हैं, पानी से, हर जगह से मार कर सकते हैं। इवन अब तो बताया जा रहा है रशिया तो स्पेस में भी क्या भेजने वाला है, स्पेस में भी न्यूक्लियर वेपन भेजने वाला है कि सर अगर जमीन पे कहीं अटैक कर दिया तो हम तो स्पेस से अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक आपके ऊपर। सो कुल कितने हैं आपके पास में, लगभग 12,000 से ज़्यादा क्या है आपके पास में, परमाणु हथियार है आपके पास में दुनिया में, और 90% इन दोनों में से, 12,000 में से इन दो देशों के पास ही है, 90% USA और रशिया के पास में है दोस्तों। और वैश्विक परमाणु हथियार सूची और तैनाती की स्थिति जो है आपके पास में, उसकी अगर हम लोग बात करें, है ना, तो लगभग इनमें से 9,500 के करीब जो है सैन्य भंडार के अंतर्गत है, 3,000 मिसाइलें विमानों में ऑलरेडी तैनात है। तो 12,000 में से 9,000 तो सेना के जो स्टोरेज है, अड्डे है वहां पे, बाकी 3,000 जो है अलग अलग देशों ने अपने जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है ना, वर्ष 2023 में जो इसकी 60% ज़्यादा जो है तैनाती हुई है। अब तैनाती का क्या मतलब हुआ, एक तो आपने रख रखा है घर के अंदर ही या फिर आपके सैन्य अड्डों के ऊपर ही, और दूसरा आपने बाकायदा उसको अपने आर्मी इंस्टॉलेशन है ना, मिसाइल्स पे इसको लेस कर दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग फेजेस में होती है, उसके भी अलग अलग जो है आपके पास में पार्ट्स होते हैं, उनको पूरा असेंबल करके फंक्शनल करना पड़ता है, राइट। सो अभी वर्ष 2023 में काफ़ी अनिश्चितताएं वैश्विक तौर पे देखने को मिली, अतएव यहाँ पे ये सारी परिस्थिति आपको देखने को मिलने वाली, मुख्य रूप से रूस और अमेरिका के पास में ही जो है यह देखने को मिलेंगे। तो 2100 हथियार उच्च परिचालन अलर्ट पे देखने को मिलने वाले हैं आपके पास में, हाई अलर्ट है कि कभी भी जरूरत पड़ी तो अमेरिका और रूस जो है इसका प्रयोग कर पाएंगे। आगे बढ़े, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं वॉरेट्स की। तो भारत के पास लास्ट ईयर 164 थे,
है ना, हमने यहाँ पे 8 और बढ़ा ली, अभी हमारे पास में 172 होने वाले हैं, ठीक है ना। तो भारत के संग्रहित परमाणु वॉरहेड की संख्या 172 थी, जबकि पाकिस्तान के पास 170 है। इस साल जनवरी की बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन, इजराइल, इन सभी के पास में भी परमाणु हथियार है आपके पास में, ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि अमेरिका और रूस के बीच में जो सामरिक संबंध है, जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, वह और आक्रामक हो गए हैं, और भविष्य में हो सकता है कि आपके पास में जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी या व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध ट्रीटी जो है आपके पास में, इसका भी जो है अपने अनुसमर्थन को जो आप जो है वापस ले ले। आपके पास में एक न्यू स्टार्ट जो आपके पास में एक संधि की थी आपके पास में, उससे भी बेसिकली जो है अपनी सदस्यता रूस ने निलंबित कर ली है। अमेरिका कह रहा है हम पीछे क्यों हटे। इवन इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, आईएईए ने ईरान को सहयोग करने के लिए कहा कि सर आपके पास परमाणु हथियार है, कहीं ऐसा नहीं हो आपके पास में कि मिडल ईस्ट में वह अनिश्चितताओं का कारण बने, क्योंकि हो सकता है आप इजराइल को कमजोर करने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करें। सो आईएईए ने भी जो है आपके पास में यहाँ पे ये चीज कहा है कि सर हम कोशिश करेंगे ईरान के साथ में मिलकर के इस चीज का निस्तारण प्राप्त कर सके, ठीक है। बाकी ये जो संधियां हैं उनके बारे में मैंने जानकारी दे दी है आपको, ठीक है ना। एक संस्थान जो इस सारे न्यूक्लियर आपके पास में नियंत्रण या फिर निशस्त्रीकरण की बात करता है कि कितना संघर्ष चल रहा है दुनिया में, कहाँ शस्त्रीकरण ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे इस शस्त्र को नियंत्रण किया जा सकता है, कहाँ निशस्त्रीकरण हो रहा है, इन सारी चीजों पर रिसर्च के लिए समर्पित है सिप्री। सिप्री का पूरा नाम क्या है दोस्तों? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो ये सिप्री जो संस्थान है वर्ष 1966 में स्वीडन स्टॉकहोम के अंतर्गत स्थापित किया जाता दोस्तों आपके पास में, कि जो भी पॉलिसी मेकर्स है, जो भी रिसर्चर्स है, मीडिया है आपके पास में, जो इच्छुक जनता आप जैसी, मेरे जैसी, यूपीएससी जैसी, है ना, तो हम सभी को एक विश्लेषण दे सके, है ना, और सरकारों को सिफारिश प्रदान कर सके। सो आज हमको नहीं पता था ना कि पहले 162 था, अब 164 था, अब 172 हो चुका है भारत का। हमें तो घरों में बैठे, हम तो हमारी तैयारी कर रहे हैं, हमें कैसे पता? थैंक्स टू सिप्री। अच्छा, सिप्री जो है वो कानून, सिप्री के काम में मार्गदर्शक सिद्धांत है आपके पास। तो स्वीडिश सरकार ने बेसिकली ये अपना रखा है कि जो सिप्री जो भी इनको रिसर्च करके देता है, ये उसको एडवोकेट करते हैं, पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्वीडिश संसद के निर्णय के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी, तो स्वीडिश सरकार ही इसको एनुअल ग्रांट भी देती है। इसका वित्त पोषण कौन करती है इस पूरी रिसर्च को? स्वीडिश गवर्नमेंट जो है आपके पास में, वही इसको फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। अब नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा आया है दोस्तों आपके पास में, है ना। महिलाओं से जो संबंधित मुद्दे हैं उनकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है आपके पास, उसके पास में कई सारी शिकायतें हर वर्ष पहुंचती हैं। इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पहुंची यूपी से, फिर पहुंची दिल्ली, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, और इन्होंने कहा कि संघर्षरत मणिपुर में तो आयोग के पास में महिलाओं के खिलाफ अपराध के केवल 3 ही जो मुकदमे दर्ज हो, मतलब अभी तक 3 ही शिकायत आई है। तो मणिपुर तो काफी टाइम से जो है आपके पास वो संघर्षरत है, वहां पे काफी सारी जो है आपकी परेशानियां चल रही हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बट स्टिल महिलाओं के खिलाफ अपराध नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही कम देखने को, शायद रिपोर्ट नहीं हो रहे या फिर कम है, दोनों चीजें संभव है यहाँ पे। अब इस वर्ष आपके पास में जो अभी तो वर्ष हुआ ही क्या है, 6 मंथ चल रहा है अभी तो, है ना, तो 12,000 शिकायत आ चुकी। उन 12,000 में से आधी लगभग 6,500 तो यूपी से आई है भाई आपके पास में, ठीक है ना। दिल्ली से लगभग 1,000 के करीब है आपके पास में, 700-800 के करीब महाराष्ट्र से भी शिकायतें आई है आपकी, ठीक है ना। सो बाकी राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान वगैरह का भी इनके अंदर नाम है। तो सबसे टॉप पे कौन कौन से हैं, इनको आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेंड आपको पता, एक तो संख्या याद हो गई आपको, दूसरा आपको ट्रेंड पता होना चाहिए आपके पास में। जैसे अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रेणी के संदर्भ में सबसे अधिक 3,567 शिकायतें सम्मान के अधिकार, राइट टू रेपुटेशन की श्रेणी के अंतर्गत आया। कि सर घरेलू हिंसा हुई, इसके अलावा अन्य उत्पीड़न उनके साथ में किया गया। घरेलू हिंसा की लगभग 3,000 शिकायतें आई हैं। दहेज उत्पीड़न के छेड़छाड़, महिलाओं के खिलाफ पुलिस की उदासीनता के कारण कई सारे यहाँ पे जो अगर पुलिस भी अगर रिपोर्ट दर्ज ना करे तो कहाँ जाएगी? राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाएंगे ये लोग। बलात्कार हुआ, बलात्कार का प्रयास, या कहाँ जाएंगे? राष्ट्रीय महिला आयोग के पास में जाएंगे ये लोग, ठीक है ना। अब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो है क्या, कैसा संस्थान है? यहाँ पे दोस्तों मैं याद आपको दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1992 में भारत की संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया, और यहाँ पे कहीं के संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो है हमने 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को है कहीं कहीं परिभाषित किया। सबसे पहले कानून बनाया, उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग को परिभाषित किया 1990 में। तो कानून याद रख लेंगे कब बना था। उस कानून के आधार पर 1992 में 1992 में हमने ये स्थापना की, किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। अब क्योंकि यह संसद के कानून के द्वारा बना हुआ निकाय है, तो ये क्या हुआ? एक विधान के द्वारा, कानून के द्वारा बना हुआ, फलतः ये एक वैधानिक स्टैट्यूटरी क्या है आपके पास में? कानून को कहा जाता है स्टैच्यू,
कानून का दूसरा शब्द है विधान, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंग्रेजी में लिखेंगे, ये एक वैधानिक निकाय है हिंदी में लिखेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो भी आमतौर पर महिलाएं हैं जो भी प्रभावित हुई हैं उनके खिलाफ नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देती है ना। कोई भी मामले इनके पास में शिकायत आती है तो ये सरकार को बोलती है, जैसे सपोज यूपी से मामला है, ये वो यूपी सरकार को कॉल करेगी या चिट्ठी लिखेगी, जो भी आपके पत्राचार के माध्यम से जो भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उससे कहेंगे कि सर आपके यहाँ पे ये मामला है, आप प्लीज इसका संज्ञान लीजिए और जनता को जो कहीं न कहीं न्याय दिलवाइए, ठीक है ना। महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना, इनके मुद्दों और चिंताओं के लिए आवाज प्रदान करना, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो दे आर फाइटिंग फॉर द इश्यूज एंड द कंसर्न्स ऑफ द वीमेन, मुद्दे हैं, चिंताएं हैं महिलाओं की, उसके ऊपर ये कार्यरत है दोस्तों। आपके पास में तो दहेज हो, राजनीति में हो, धर्म में हो, नौकरियों में हो, कहीं भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन में हो, महिलाओं के लेबर में हो, उनके शोषण से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, हर एक चीज़ में यह यहाँ पे नेशनल वीमेन कमीशन में जो है शिकायतें प्राप्त करी जा सकती हैं। यह कहीं न कहीं जांच भी कर सकता है कोई हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न या फिर कहीं न कहीं अधिकारों से इनको वंचित कर दिया जाए महिलाओं को, है ना। यहाँ तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की जो धारा 3 है आपके पास में, सेक्शन 3 के अनुसार तो आयोग के एक अध्यक्ष हैं और 5 आपके पास में क्या है, सदस्य होंगे। एक यहाँ पे जो है मेंबर सेक्रेटरी भी होंगे और इन सभी को नामित केंद्र सरकार करती है। कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष की अवधि के लिए। कितना हो गया, चाहे अध्यक्ष आए चाहे सदस्य आए, ये सभी 3 वर्ष की अवधि के लिए आते हैं, इस चीज को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूस और उत्तर कोरिया की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं अभी एक अचानक से अनप्रेसिडेंटेड विजिट पे गए हैं उत्तरी कोरिया पे। सबसे पहले ये कहाँ है आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, चीन है, मंगोलिया है, इसके नॉर्थ में तो पूरा ये रशिया है, ठीक है ना। अब रशिया का ये जो व्लादिवोस्टोक रीजन है वो कहीं न कहीं इस कोरियन पेनिनसुला से सीधा टच होता है। तो ये है कोरियन पेनिनसुला। इस कोरियन पेनिनसुला में कोरियन वॉर हुआ था, मैंने 2-3 दिन पहले आपको थोड़ा बहुत वो भी समझाया था, याद करने की कोशिश करो। जब हमने चीन और इसके रिश्ते समझने की कोशिश की थी तब मैंने पूरा बताया था डीमिलिटराइज जोन क्या है, कैसे जो है चीन जो है वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है कम्युनिस्ट रही या नहीं रही। सो लास्ट में जाते हुए हमने ये समझा था कि सर नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट है क्योंकि यहाँ पे रूस का और चीन का काफ़ी इन्फ्लुएंस और प्रभुत्व देखने को मिला। साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक, दक्षिण कोरिया है जो है लोकतांत्रिक है क्योंकि यहाँ पे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस में है। इसके बीच में हमने ये भी बताया था कि सर यहाँ पे डीमिलिटराइज जोन है, विसैन्यीकरण क्षेत्र भी देखने को मिलेगा 4 किलोमीटर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तरी कोरिया आए हैं, कौन आए हैं, रशिया के राष्ट्रपति महोदय, ठीक है सर। रशिया आपके पास बहुत पुराने समय से सपोर्ट करता आया है उत्तरी कोरिया को। और अब यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं, ठीक है ना, ये दोनों देश नजदीक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सर चाहे आपके पास में उत्तरी कोरिया हो चाहे रूस हो, इन दोनों पे ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई मिलकर के प्रतिबंध लगाए। अब ये उन प्रतिबंध से मिलकर निपटना चाहते हैं। कई सारी चीजें हैं, कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है ना। तो इसका दुश्मन कौन, अमेरिका, अमेरिका का दुश्मन कौन, रशिया, इसका दुश्मन कौन, अमेरिका, अमेरिका का दुश्मन कौन, उत्तरी कोरिया। तो बोले दोनों साथ साथ आ जाओ। पहले भी तो एक दूसरे के अलाइज रहे, पहले भी आपके पास में कोरियन वॉर के टाइम में इन दोनों ने, उत्तरी कोरिया आज बचा हुआ है थैंक्स टू रशिया, ये रूस के कारण, रूस के फलत ही बचा हुआ है। क्योंकि दुनिया में जहां जहां अमेरिका ने अपना जो है कहीं न कहीं अड़ंगा एजेंडा सेट करने की कोशिश की, रूस ने वहां वहां आकर के कमजोर की सहायता दी, कमजोर की, जो भी कमजोर तबका रहा उसकी सहायता करता, एक काउंटर वेट करने की कोशिश करता ताकि दुनिया जो है वो एक तरफा ना हो जाए, एक मल्टीपोलर या बाईपोलर वर्ल्ड जो है ना, द्विध्रुवीय दुनिया हमेशा रहे। अपनी शक्ति का कहीं न कहीं जो है वह एहसास कराता रहा अमेरिका को समय समय पे। एग्जाम्पल के लिए देखना चाह रहे हो, जब रशिया की जो है अमेरिका की, यूएसए की पैसिफिक फ्लीट 1972 में कहीं न कहीं पूर्वी पाकिस्तान में जो हमारी कहीं न कहीं जंग चल रही थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो वहां पे बीच में एंटर करने वाला था यूके और यूएसए। तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि रूस ने भी अपनी जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स, पनडुब्बी जहाज वगैरह, जंगी बेड़ा, पूरी नौसेना को, नेवी को भेज दिया कि ठीक है भाई, तुम अगर न्यूक्लियर वॉर लेके आ रहे हो, वॉरहेड लेके आ रहे हो, नेवी लेके आ रहे हो, हम भी लेके आ जाते हैं, तुम भी बाहर वाले इस मामले में एंटर होते हो, हम भी एंटर होते हैं। तो जैसे ही रशिया ने डिक्लेयर किया कि भाई हमारा जंगी बेड़ा रवाना हो चुका है और हम भी पहुंचने वाले हैं और अमेरिका से पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, तो अमेरिका वाले बोले भाई मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं तो निकल लिया। तो थैंक्स टू आज के जितने भी बांग्लादेशी हैं उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद यहाँ पे जो समीकरण हमको जो उत्तर पूर्व में देखने को मिल रहे हैं या पूर्वी भारत में देखने को मिल रहे हैं, शायद काफी समीकरण बदल चुके होते। और जहाँ पे भी अमेरिका घुसा है उसने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को, अपने कहीं न कहीं कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ही जो है हमेशा प्राथमिकता दी है, ठीक है ना। आज साउथ कोरिया टोटली आपके पास में एक परोक्ष रूप से देखा जाए तो क्या है,
ना ही आपके पास वो सैन्य रूप से कोई ज़्यादा ताकतवर है। हमेशा जब भी नॉर्थ कोरिया कोई भी मिसाइल टेस्ट करता है वो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन साउथ कोरिया में आके गिरता है डर जाता है, भबक जाता है, बार बार मम्मी पापा नहीं अमेरिका अमेरिका चिल्लाता, और अमेरिका कहता है कोई बात नहीं, यह नेक्स्ट यूक्रेन हो सकता है, ताइवान नेक्स्ट यूक्रेन हो सकता है ना। और यूक्रेन तो अभी भी बेसिकली उसका तो 2 साल से ड्रम बजा ही रहा है रशिया। सो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली कि आप जब भी अलाइज और दोस्त ढूंढते हैं, अलाइज और दोस्त कैसे होने चाहिए आपके, है ना, बहुत ही विश्वसनीय होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में 2 चीज हमेशा सोच समझ के ढूंढना, एक दोस्त और एक गुरु, है ना, एक दोस्त और एक गुरु। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हुए, संस्कार अच्छे नहीं हुए, संगत अच्छी नहीं हुई, जीवन जो है गर्त में चला जाएगा, ठीक है ना। सेम गोज विद द मैनी कंट्रीज, है ना। आज की तारीख में जो हम आज यूक्रेन के साथ देख रहे हैं, अगले दशक में हम यहाँ पे कहीं न कहीं, आपको पता होना चाहिए, ईस्ट चाइना सी के आसपास में कौन सी कंट्री है, और ताइवान, है ना, वो भी उसके साथ हो सकता है, वो साउथ कोरिया के साथ में भी हो सकता है, काफ़ी कंट्रीज के साथ होगा। आज अमेरिका इतना पावरफुल नहीं रहा है ना। तो इट विल हैपन इवेंचुअली, क्योंकि अमेरिका तो सीधा कहेगा भाई मेरे पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरे यहाँ पे समस्या नहीं पहुंच रही है, तुम्हारी समस्या तुम्हारे घर। हाँ, उनके यहाँ समस्या है वो पूरी दुनिया में पहुंच जानी चाहिए। अमेरिका में कोई प्रॉब्लम है, दैट शुड बी द वर्ल्ड प्रॉब्लम। यूरोप में प्रॉब्लम है, वो वर्ल्ड प्रॉब्लम होनी चाहिए। पर हमारी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम नहीं है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू एड, दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू एड एंड एम्यूनेशंस, बस इतना से बोलेंगे। हम एड दे रहे हैं, हम एम्यूनेशंस दे रहे हैं, हम रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। भाई उससे होगा क्या? तुम्हारी कागजी कार्यवाही से या लिप सर्विस से कुछ होगा? नहीं होगा। देश तो नस्ते नाबूद हो जाएगा। वहाँ की जो पुश्तें हैं वो कई सारी शताब्दियाँ, कई दशक पीछे चली जाएगी। वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का सामाजिक ताना बाना, ठीक है। सो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह मैपिंग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके पास में। यहाँ पे राजधानियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। मैपिंग आप एक बार वापस रिविजिट करिएगा मेरे कहने पे, कि सबसे पहले तो इधर कौन सा आ जाएगा आपके पास में, कि सर ईस्ट चाइना सी को चाइना के ईस्ट में, इधर क्या है आपके पास में, सी ऑफ जापान आपको देखने को मिल जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे साउथ कोरिया और जापान के बीच में एक स्ट्रेट, एक जल डमरू मध्य, एक जलधारा देखने को मिलती है। इस जल राशि को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। सृजन मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 22 तारीख को पटना में ऑफलाइन इवेंट में आना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। आप उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास की पीपीटी के लिए और हर तरह की जानकारी और अपडेट से कहीं न कहीं जो है अपने आप को रेगुलर अपडेटेड रखने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। टेलीग्राम पे जाकर के नाम सर्च करें जगदीश जांगड़ सर PW, और यहाँ पे आप इस कम्युनिटी के समुदाय के भाग बन पाएंगे। विद दिस बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं दोस्तों।